अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं जिल्ला कुमार और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। मुफाहमती अमल में पाकिस्तान ने मुस्बत किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम अफगानिस्तान में अमन चाहती हैं, अफगानिस्तान की तवक्कुआत से बढ़कर मदद करेंगे। Pakistan, the government of Pakistan have only one concern, and that concern is what you are feeling in Afghanistan, that we want peace. We feel that people of Afghanistan have suffered for 4 decades, and if ever a human community needed peace, it's Afghanistan, and it is now. Pakistan played its role in getting the Taliban to talk to the Americans, and then the intra-Afghan dialogue, and the level of violence is rising. So my idea of choosing this time to come was to assure you that Pakistan will do everything, whatever is possible, we will do to help reduce this violence and in fact move towards a ceasefire. We have formed committees, as you've said. The idea of committees is to ensure that there's communication between us, between our security agencies. Whenever you feel that there's somewhere Pakistan can help in reducing the violence, please let us know. We assure you that whatever possible within our grasp, within our reach, whatever we can do, we assure you that we will be doing our utmost to reduce this level of violence. Pakistan is the country after Afghanistan which is most interested in peace in Afghanistan. And the reason is the tribal areas of Pakistan, what was the ex-FATA, which has now got merged into Pakhtunkhwa. The ex-FATA region, the tribal areas, were devastated by the war on terror. Half of the population was internally displaced. Their livelihood was badly affected. Billions and billions of rupees of damage was done there. And so the best way we can help those people and people on both sides of the border is if there is peace. तो दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है वजीर आजम पाकिस्तान का दौरा तारीखी है, दोनों ममालिक के मफादात मुश्तरका हैं, दोनों ममालिक की सकाफत बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताउन इलाकाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए दो तरफा ताउन और अमन भी ज़रूरी है। इलाकाई रवाबत का फ़रोग़ और मुआशी सरगर्मियाँ हमारे मफाद में हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्बत सियासी अमल के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान का जल्द दौरा करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान सदारती महल आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने अफगान सदर के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। तकरीब के आगाज़ पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने अपने वफूद का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म की अफगान सदर अशरफ गनी से 1-on-1 मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हम मनसब हनीफ अतमर से मुलाकात की। बुलेटिन में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब होने वाले 5 आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 14 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के कामयाब 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने गवर्नर हाउस गिलगित में पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। पीटीआई में शामिल होने वाले अरकान में जीबीए 9 स्कर्दू 3 से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम, जीबीए 10 स्कर्दू 4 से आज़ाद उम्मीदवार राजा नासिर, जीबीए 22 गांचे 1 से आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन, जीबीए 23 गांचे 2 से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद और जीबीए 5 नगर 1 से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार जावेद मनवा शामिल हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान का केस आवाम के सामने लेकर जाएंगे। गिलगित में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत ने हमारा साथ दिया। अवाम वोट के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद तक हमारे साथ रहे। इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे उम्मीदवार को भी इलेक्शन मुहिम का हिस्सा नहीं बनने दिया। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन नहीं, पीटीआई का इलेक्शन विंग है। आरटीएस का बहाना भी नहीं, मगर पता नहीं हमें फाइनल रिजल्ट देने में क्यों ताख़ीर की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ वाले हर आज़ाद उम्मीदवार के पास जाकर कह रहे हैं कि तुम वज़ीर आला बनोगे, पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर लो। ये अभी तक फैसला नहीं कर सके कि वज़ीर आला कौन होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात को काबिल मजम्मत करार देते हुए कहा, वावेला मचाने वाले धांधली के सबूत दें, अवाम में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा गिनती की दरख्वास्तों की वजह से नताइज ताखीर का शिकार हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिया है। जस्टिस अली बेग इसके सरबराह होंगे, जिसे जो मसला है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद रीपोलिंग और रीकाउंटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हुई वो अगस्त 2019 की है। रिजल्ट तब्दील करने की बात ये बेबुनियाद है। रीकाउंटिंग में एक एक वोट की काउंटिंग उम्मीदवार अमजद हुसैन के सामने हुई। विपाकी वजीर असद उमर कहती हैं हुकूमत का काम होता है ऑपोजिशन के लिए दरवाजे खुले रखना। ऑपोजिशन हमारे पास आए, हम पर इशू पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एनआरओ नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि ऑपोजिशन कहती है कि एनआरओ का कोई मसला ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर महाजराई किस बात की है? ऑपोजिशन का ताल्लुक, हम ये कहते हैं कि हम हर चीज पर बात करने को तैयार हैं। हुकूमतों को काम होता है दरवाजे खुले रखना। हमारे दरवाजे खुले, आप आइए, जिस चीज पे आप बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम के जिस मसले पे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात करें। हम एनआरओ नहीं देंगे, हम सिर्फ यही कहते हैं ना, हम एनआरओ नहीं देंगे। उनका तो इस वक्त दावा यह है कि हम एनआरओ मांग नहीं रहे, तो फिर मुहाजराई किस बात की है? वो और बात है कि जब हकीकी तौर पे आखिरी दफा हम बैठे थे दिसंबर के अंदर फाटेफ के कवानीन के लिए हम बैठे, तो सामने उन्होंने हमारे एक फहरिस्त रख दी कि ये नैब कवानीन में 34 शिक के अंदर तरमीम आप करेंगे और जो शिकंजे में पकड़े गए हैं चोरी करते हुए उनको बचाएंगे, तो फिर हम आपसे फैटफ के ऊपर बात करेंगे, वरना हम बात करने को तैयार। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस्लामाबाद आप कवर करते रहे हैं हुकूमतों को। 2008 में ख़त्म हुआ था मुशर्रफ साहब का वक्त, 12 साल गुजर गए। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में कोई 3 से 4 महीने ऐसे नहीं गुजरते जिसके अंदर ये अफवाह ना गर्दिश कर रही हो कि हुकूमत जाने वाली है। 12 साल भी गुजर गए, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। अपोजिशन वाले, मैं तो बड़ा खुश हूँ, इसी चक्कर के अंदर लगे रहे, ये अपना टाइम बर्बाद करते रहे, वरना अगर ये समझदार हो गए तो ये अगले इलेक्शन की तैयारी ना करनी शुरू कर दें, क्योंकि अगले इलेक्शन से पहले बदलना कुछ नहीं। पीडीएम की, क्योंकि मैंने उस दिन रजाकारों की रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई रजाकार हमें चाहिए कि बयानिया बेचारा जो जख्मियों के लहू लुहान आखिरी सांस उनका गिरा हुआ है उसको दफनाने के लिए टूट फूट का वो शिकार होने जा रहे हैं। वो एक दूसरे से ज्यादा लड़ते हैं, हमारे पर तोपें उनकी कम होती हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कोई गिर गिर के जो है हमारी हुकूमत की तरफ आनी हो। ये दूसरी जानब वज़ीर मवासिलात मुराद सईद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि मजबूत हुकूमत बनने जा रही है। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत वाली जमात बन गई। गिलगित बल्तिस्तान की महरूमी की वजह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। इन दो जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान को महरूमियों के सिवा कुछ नहीं दिया। दोनों की नाअहली की वजह से लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया। पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोकस किया, खैबर पख्तूनख्वा से हमने सियाती इंसाफ कार्ड का आगाज़ किया, तो आपको जवाब में ये कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। फिर हम कहते हैं कि हमने तारीख के सबसे बड़े प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम एहसास दिया, तो आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। हम कहेंगे आपको कि बलूचिस्तान में जो बिजली का मसला था और ख़ासकर साउथ बलूचिस्तान के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई।
जो स्टंटेड ग्रोथ होती है और जो बच्चों और ख़वातीन को पूरी ग़िज़ाई क़िल्लत नहीं मिलती, उसके प्रोडक्ट का हम जिक्र करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। फिर अगर आप हुनरमंद पाकिस्तान की बात करेंगे, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आप साउथ बलूचिस्तान के लिए ई कामर्स की बात करेंगे, आप उनकी एजुकेशन की बात करेंगे, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हमने सड़कें बनाई। तो हमने सोचा कि आपको कि इस वक्त जो प्लानिंग से हमारे प्रोजेक्ट की मंजूरी हो चुकी है, या हमने आगाज़ कर लिया बलूचिस्तान के अंदर, या हम इस माली साल के अंदर ही इन प्रोजेक्ट के ऊपर आगाज़ करेंगे, तो वो कितने बनते हैं? 3083 किलोमीटर की सड़कें। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान भूलकर आजाद कश्मीर इलेक्शन की फिक्र करे, शिकस्त तस्लीम ना करने वालों से वोट की इज्जत को खतरा है। इदारों के खिलाफ बयानिया इमरान खान की खिदमत है। कराची में सर्कुलर रेलवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा, वोट की इज्जत को शदीद किस्म का खतरा है। में बड़े ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं। अगर ये कौम अपोजिशन गिलगित के इलेक्शन नहीं मान सकती तो फिर इस पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं माना जा सकता। और गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई 2/3 से हुकूमत बनाएगी। इनको कश्मीर की फिक्र करना चाहिए। इसके बाद कश्मीर के और मार्च में सेनेट के इलेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर ये चाहता है कि हाथ शो करके ये फैसला हो ताकि जो टिकटें बिकती हैं, एक कमरे में 65 बंदे होते हैं, दीवार के पीछे जाते हैं तो 44 निकल आते हैं। ये सेनेट का हाल है। तो अगर ये सेनेट का हाल है और किसी पार्टी ने अपने किसी बंदे को नहीं निकाला जिसने ये काम किया, और उन सबको पता कि किसने ये काम किया। में सियासी समझ और सोच होती, ये अपने बयानिए पे सोचते। पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो समझता नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज कितनी अजीम है। और अगर जलसों से हुकूमतें बदलती तो हमने 126 दिन जलसा किया था हुजूर, और 126 दिन जलसे में नहीं बदल सका। और जो बयानिया जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है वो इमरान खान की खिदमत कर रहा है। फजलुर रहमान साहब ने कल मेरा ख्याल है गैर संजीदा इल्ज़ाम लगाया कि शिबन ने कहा है कि ये ऐसा हुआ है, उसने तरदीद कर दी। फजलुर रहमान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनसे कहूँगा। मज़ीद आपको बताएं कि शहर कायद में बिलाखिर 25 बरस बाद सर्कुलर ट्रेन शुरू हो गई। 21 में से सिर्फ 13 स्टेशनों पर ट्रेन सर्विस मुयस्सर होगी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कराची में नामुकम्मल सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया, जिसके बाद शहरी 25 बरस बाद सर्कुलर ट्रेन पर सफ़र कर सकेंगे। सिर्फ 46 किलोमीटर ट्रैक पर सिटी स्टेशन से पिपरी यानी घारू के करीब तक चलाई जाएगी। फाटक और ट्रैक समेत कई मकामात की अबतर सूरत हाल और तैयारियां बर वक्त मुकम्मल न की जाने की वजह से 21 में से सिर्फ 13 स्टेशनों पर ट्रेन सर्विस मुयस्सर की जा सकेगी। 8 स्टेशनों के दरमियान कहीं तजावुजात तो कहीं अंडर पासेज और ओवरहेड ब्रिज बनना ज़रूरी हैं, जिसके लिए बकिया 14 किलोमीटर ट्रैक पर 15 से 30 दिसंबर तक सर्कुलर ट्रेन चलाने की नई तारीख दे दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने मिशाल कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाते हुए मरकजी मुजरिम इमरान की सजाए मौत का लदम करार देते हुए इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जमानत पर रिहा दीगर मुजरिमों को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तालिब इल्म मिशाल कत्ल केस में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने केस में मरकजी मुजरिम इमरान की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अदालत ने 25 मुजरिमों की जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुलजिमों की 3 साल की सजा, उम्र कैद की सजा पाने वाले 7 मुजरिमों और बाकी मुलजिमान की सजा को भी बरकरार रखा है। हुकूमत और मिशाल के वालिद ने ATC फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की थी, जबकि केस में सजा याफ्ता मुजरिमों ने बरियत के लिए अपील दायर कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसे की इजाजत न देने का फैसला करते हुए वाज़ेह किया है कि हिदायत के बावजूद ऐसा हुआ तो क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, कोरोना में इजाफा हुआ तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। अपोजिशन गैर संजीदा है, ये सब लोग करप्शन बचाने के चक्कर में हैं।
دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی پی ڈی ایم کو جلسے سے روکنے کے لیے سفارشات تیار کر لیں۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ابتدائی سفارشات ارسال کر دی ہیں۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتی ہیں یہ تاثر غلط ہے کہ صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے، سوال صرف ان سے ہوگا جو حکومت میں رہے، ملکی وسائل لوٹنے والوں سے وصولیاں کر کے قومی خزانے میں جمع کرائیں گے، ان کو وفاق اور پنجاب میں بھی این آر او نہیں ملے گا۔ سرکاری زمینوں پر بااثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے۔ قبضہ مافیا اسی سیسیلین مافیا کا حصہ ہے جس کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا تھا۔ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے اوپر آپ سب کی یادداشت آپ لاہور کور کرتے ہیں میرے بھائی، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہم نے باہر جانے کے لیے ان سے بانڈ مانگا تھا اس اماؤنٹ کا جتنا ان کے اوپر کیس تھا۔ انہوں نے اس وفاقی حکومت کے فیصلے کو اسیل کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے انڈرٹیکنگ کی بنیاد کے اوپر اس کو جانے دیا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے جانے دیا اور اب واپس لانے کے لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو برطانوی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر چکی ہے، بڑا وائڈلی رپورٹ بھی ہوا ہے۔ ہم برطانوی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفرور شخص ہے، یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے مزید چیزیں آج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سن لی ہے کہ اس کے پاس اب یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن کر سکے، کیونکہ یہ ایک مفرور ہے، اشتہاری ملزم ہے۔ تو اس کو واپس لانے کے لیے ہم برطانوی حکومت سے ڈپورٹیشن کا مطالبہ کر چکے ہیں آفیشلی کہ اس کو فی الفور ڈپورٹ کیا جائے، بیکاز یہ کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے، اس کا سٹیٹس باقی ملزمان سے مختلف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جو کہتے ہیں تبدیلی نہیں آئے، انہیں کہتا ہوں پنجاب بدل کر رہے گا۔ پنجاب میں اینٹی کرپشن مہم جاری ہے۔ پہلی بار بااثر طبقے پر ہاتھ ڈالا گیا، پنجاب میں بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالا گیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اینٹی کرپشن محکمے کو 2 سال میں 51,000 سے زائد شکایات موصول ہوئی۔ 265 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی واگزار کروائی گئی۔ ماضی میں بااثر کرپٹ مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ بڑے بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور انہیں قانون کی گرفت میں لایا گیا ہے۔ ہمارے ناقدین جو کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آئی، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب بدل کر رہے گا انشاءاللہ۔ میں یہاں آپ کے ساتھ اینٹی کرپشن ادارے کے اعداد و شمار شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 برس کے دوران اینٹی کرپشن کو 51,050 شکایات موصول ہوئی ہیں، ان میں سے 11,488 انکوائریز شروع کی گئی اور 3,185 کیس درج کیے گئے اور 3,904 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے 27 ماہ کے دور میں ملزمان سے ریکوری کی صورتحال بھی گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 532% زائد رہی ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران 43 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی، جبکہ 27 ماہ میں 2 ارب 30 کروڑ روپے کی ریکوریاں ہوئی ہیں اور یہ تمام سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی ہیں۔ اس طرح 27 ماہ کے عرصے کے دوران سرکاری اراضی واگزار کرانے کی شرح گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 6,172% زائد رہی ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران 2 ارب 65 کروڑ روپے کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی، جبکہ ہمارے 27 ماہ کے مختصر دور میں 181 ارب روپے سے زائد کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی۔ ہمارے دور سے قبل اتنی زیادہ ریکوریاں اس لیے نہیں ہوئیں کہ اس وقت کے سیاسی اور بااثر لوگ اس میں شامل تھے جو اہم عہدوں پر ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جو کچھ بھی ماضی میں کیا گیا اس کا حساب دینا ہوگا، کوئی بھی ہو عمران خان کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کرے گا۔ گجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا عوام اور سرکار کی زمینوں پر قبضے کے لیے یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں۔ خرم دستگیر نے گجرانوالہ میں دستگیر پیٹرولیم کا آج تک جواب نہیں دیا۔ خرم دستگیر صاحب ہیں، یہ بھی انہی کا ایک پراپرٹی ہے جس میں تقریباً وہاں فی مرلہ 1 کروڑ روپے کا ہے۔ 30 مرلے جگہ جو تقریباً 1.5 سے 2.25 کنال بنتی ہے وہ جگہ بھی خالی کروائی گئی۔ 30 مرلے کا مطلب ہے 30 کروڑ روپیہ۔ آپ کو میں سادہ سی بات بتا دیتا ہوں
कि अगर 30 करोड़ की जगह ये किराए पे देंगे किसी को तो आपके सामने कितना पैसा आ जाएगा। और ये सारी वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये सियासत में आई इसलिए हैं क्योंकि सियासत में आके वो शरीफ खानदान हो या उनके ऑफशूट्स हो, इन्होंने पब्लिक की प्रॉपर्टीज पे कब्जा किया हुआ है, वहां से माल पानी बनाते हैं और उसको फिर कोई कहीं पे 500 बंदों को खाना खिला देता है, लेकिन 5000 बंदे का खून पहले वो निकाल चुका होता है और हम कहते हैं देखो कितना सखी आदमी है। उसकी असलियत देखेंगे वो टैक्स कितना देता है, उसने अवाम की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया, उसने बेवाओं की प्रॉपर्टी पे कितना कब्जा किया है। तो कहने का मतलब आपको ये है कि जो इमरान खान साहब ने 24 साल पहले आपसे वादा किया था, हमें वक्त लग रहा है क्योंकि सिस्टम सारा ब्रोकन है, एक एक तंद लगा रहे हैं, उधड़ा हुआ है सब कुछ। हम एक एक बंदा, इनका एक एक हवारी अगले दिनों में आपके सामने लेके आएंगे। हम ये कहते हैं ना कि हम सरकारी अफसरों की लिस्टें बना रहे हैं, हम इनको देख लेंगे। तो मैं गुजरांवाला से आपको पैगाम भेज रहा हूं कि आप तो देख लेंगे, हम आपको देख रहे हैं और आपने तो हमें देखना है, हम आपको अभी देखेंगे। और ये इमरान खान और उसकी पार्टी के सिपाही हैं, अगर ये इतने कमजोर होते, इतने बुज़दिल होते तो आपका ये 5 दहाइयों का जो सिस्टम खड़ा हुआ था उसमें सुराख करके आज हम यहाँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा गुलाम दस्तगीर खान की एंटी करप्शन अदालत ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके पेट्रोल पंप चलाने के मुकदमे में 7 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। लीगी रहनुमा गुलाम दस्तगीर खान अपने बेटे खुरम दस्तगीर खान के हमरा एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए अदालत में पेश हुए। फाजिल अदालत के जज ने गुलाम दस्तगीर खान की 7 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन ने सरकारी जमीन पर कब्जे के इल्जाम में साबिक वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIR के मुताबिक महकमा हाईवे की 2 किनाल 11 मरले अराजी पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप बनाया गया था, जिसे लीज न करवाने पर जिला इंतजामिया ने मिसमार कर दिया। लीगी MNA अजहर कयूम नाहरा के भाई की असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका को धमकियां। असिस्टेंट कमिश्नर की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर ने साइबर क्राइम को कार्रवाई का मुरासला भिजवा दिया। लीगी MNA अजहर कयूम नाहरा के भाई मजहर कयूम नाहरा सरकारी राजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज करवाने पर आपे से बाहर हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर को धमकियां दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर ने साइबर क्राइम को कार्रवाई के लिए मुरासला भिजवा दिया। दूसरी जानिब डायरेक्टर FIA ने साइबर क्राइम विंग से धमकी आमेज कॉल की रिपोर्ट तलब कर ली है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हका नवासी कहते हैं मुतनाज़ा हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे, मुल्क में करप्शन अरूज पर है, हम हक पर हैं, इसलिए अदालतों से नहीं घबराते। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा का कहना था 2.5 साल में पार्लियामान में अवाम की कोई बात नहीं। करप्शन को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की जा रही। कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि अपोजिशन को दबाया जाए। जहां पर FIA का अफसर कह रहा है कि 400 अरब की करप्शन चीनी में हो चुकी है और उसका जवाब ये मिलता है कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहां पर इसी हुकूमत का FBR का चेयरमैन कह रहा है कि वज़ीर आज़म टैक्स चोरों को बचाने में मसरूफ़ हैं। जहां पर इसी हुकूमत का मुशीर बराए सेहत कह रहा है कि हुकूमत पहले भी कोविड के केसों को छुपाती रही और आज भी छुपा रही है। जहां पर हुकूमत के हालात ये हों वहाँ आप कौन से इंसाफ की तवक्को करेंगे। आज नायब चेयरमैन को ये चीज़ें नज़र नहीं आती, नायब चेयरमैन को असासे नज़र नहीं आते। मैं आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो शामिल हुए होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में, अब उनमें नैब का इतलाक होता है तो उनसे नैब क्यों नहीं पूछती? कोई क्वेश्चनेयर उनको भेजा है? 13 क्वेश्चनेयर मैंने भरे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि ऐसा ही क्वेश्चनेयर आसिम सलीम बाजवा साहब को भी भेज दें, वो भी भर के आपको दे दें, फिर इंसाफ होगा। हम इन अदालतों से नहीं घबराते क्योंकि अल्लाह के करम से और वो बयानियाँ इन अदालती केसों से नहीं दबेगा। अदालत में हमने ये पिटीशन दी थी कि इस अदालत की कार्रवाई पाकिस्तान की अवाम को दिखाई जाए। एक TV कैमरा लगाएं, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि हमारे मुल्क में नैब की अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है। जज साहब, हम अदलिया का एहतराम करते हैं,
इस अदालत का भी एहतराम। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं जमात इस्लामी रवायती इलेक्टेबल्स की बजाय एक्सेप्टेबल्स पर यकीन रखती है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि 73 साल से मुसल्लत इलेक्टेबल्स ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यही इलेक्टेबल्स पर हुकूमत के साथ नजर आते हैं। मौजूदा हुकूमत में वही लोग शामिल हैं जो मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के साथ थे। जब तक सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाती, जमहूरियत फल फूल नहीं सकेगी। जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों ने इंतखाबी निज़ाम को यरगमाल बना रखा है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि किसी हुकूमत ने भी बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। इंतखाबी निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर अवाम का इंतखाबात पर एतमाद बहाल नहीं हो सकता। जमात इस्लामी मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी और प्रोग्रेसिव जमात है। हम मुल्क में सियासी और जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम की जिद्दोजहद कर रहे हैं। जमात इस्लामी ग्रास रूट लेवल तक इंतखाबी निज़ाम को अवाम की मर्जी के मुताबिक बनाना चाहती है। पाक रूस मुसल्ह अफवाज की मुश्तरका मशक़ें दरोज 5 इख्तिताम पजीर। रूसी सफ़ीर और IGTI लेफ्टिनेंट जनरल शेरफकन ने शिरकत की। दोनों मुसल्ह अफवाज के हुकाम भी तकरीब में मौजूद थे। पाक रूस मुसल्ह अफवाज की मुश्तरका मशक़ें 2 रोज़ बाफ़ाइब इख्तिताम पजीर हो गई। मशक़ें तरबेला और कौमी इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर पब्बी में हुई। मुश्तरका मशक़ें 2 हफ्ते जारी रहीं। शुरका ने इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन से मुतालिक एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा किया। दोनों अफवाज ने आला तरीन पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। दोनों ममालिक के दस्तों का अपनी सलाहियतों इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन का मुजाहिरा भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम उल अमूर अंजेला जेलर की मुलाकात। अफगान अमन अमल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने अफगान और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को भी खूब सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िम उल अमूर की मुलाकात। अफगान अमन अमल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने अफगान और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहती हैं मुसलसल चौथे महीने करंट अकाउंट सरप्लस रहा। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा अक्टूबर के महीने में करंट अकाउंट 38 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। ये मुसलसल चौथे महीने में करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। PTI की हुकूमत को करंट अकाउंट महाना 2 अरब डॉलर खसारा मिला था, लेकिन रवां साल मजमूई तौर पर करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके पट ज़यारत में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज के एहलकारों ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 2 जवान हवलदार मतलूब आलम और सिपाही सुलेमान शौकत शहीद हो गए। दहशत गर्दों के साथ मुकाबले में 1 जवान जख्मी भी हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अदालत ने पुलिस को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बख्तर बंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला और SP सिक्योरिटी अदालत में पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए पुलिस हुकाम को उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेश करने से रोक दिया और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी फराहम करने का हुक्म दिया। अदालत ने हमजा शहबाज को भी बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में पेश करने से रोक दिया। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 18 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,248 हो गई। मजीद 2,547 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,65,927 हो गई।
3,27,000 मरीज सेहतियाब हो चुके, 32,000 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज़ में 18 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,519, सिंध में 2,764, खैबर पख्तूनख्वा में 1,318, बलूचिस्तान में 157, गिलगित बल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 132 और इस्लामाबाद में 265 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2,547 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,12,284, सिंध में 1,58,560, खैबर पख्तूनख्वा में 43,058, बलूचिस्तान में 16,582, गिलगित बल्तिस्तान में 4,482, इस्लामाबाद 25,278, आज़ाद कश्मीर में 5,690 मरीज हो चुके। मजीद आपको कोरोना के बारे में ही बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,58,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,68,00,000 हो गई है। 3,95,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूसी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,56,311, ब्राजील में 1,67,497, मेक्सिको में 99,528, रूस में 34,850, अफगानिस्तान में 1,600 और सऊदी अरब में 5,710 अमवात हो चुकी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहती हैं, पंजाब के तालीम इदारों से मुतल्लिक इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना था, तालीमी इदारे बंद करने हैं या नहीं, मुशावरत की जाएगी। पहले ही कोरोना की वजह से तालीम का खर्च हुआ है और बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ। सूबे और जिले और मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। NCOC में तालीमी इदारों से मुताल्लिक तजावीज़ भी दी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहती हैं, नैब का साया जिस मंसूबे और दफ्तर पर पड़ता है वो तबाह हो जाता है। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि हुकूमत और नैब ने 2.5 साल बाद नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस दायर किया। हुकूमत समझती है अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाकर लोगों की तवज्जो मसाइल से हट जाएगी। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मुझ पर इल्जाम है कि मैंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में पहले बैनुल-अक़वामी खेलों के मंसूबे को निशाना बनाना एक लतीफ़ा होगा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी की ऑस्ट्रोटर्फ को तबाह कर दिया गया है। जहां पर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नुमाइशी मैच खेल कर आए थे, आज वो पूरा मंसूबा बर्बाद हो चुका है। करोड़ों रुपए का सामान, एस्ट्रोटर्फ, एथलेटिक ट्रैक, जो बाहर से इंपोर्ट हुई थी चीजें, वो क्रेट्स में पड़ी पड़ी जाय हो गई, उनकी वारंटीज एक्सपायर हो गई हैं। इस नुकसान के जो लोग जिम्मेदार हैं, दरअसल इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ये वो पाकिस्तान की मईशत का कैंसर है जो नैब की सूरत में मुल्क को बर्बाद कर रहा है। जिस मंसूबे पे ये हाथ रखते हैं वो आकाश बेल की तरह वो पौधा सूख जाता है। नैब का साया जिस दफ्तर पे, जिस मंसूबे पे पड़ता है, वो मंसूबा बीमार हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। और इन मंसूबों में सियासतदानों को, अपोजिशन के लीडरों को दबाव देने के लिए सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अब आपको अपडेट करें अब अफसोसनाक ताज़ा तरीन खबर से आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रही हैं टीवी टुडे। सबसे पहले आपको बता रहा है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए, जबकि खादिम हुसैन रिजवी तलील अरसे से अलील थे, जबकि उन्हें काफी दिनों से तेज बुखार था। उनकी अहलिया ने तस्दीक की कि उनको काफी अरसे से तेज बुखार था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी तवील अरसे से अलील थे, जबकि अहले खाना के मुताबिक कुछ दिनों से उन्हें तेज बुखार था। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि तहरीके लब्बैक के रहनुमा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। जी हाँ, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी
صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا. انہیں عربی اور اردو کے علاوہ فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا. عرصہ قبل ان کا ٹریفک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے تھے اور چل نہیں سکتے تھے. خادم حسین رضوی 22 جون 1966 ضلع اٹک میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام بھی حاجی لال خان تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم جہلم سے حاصل کی جس کے بعد انہوں نے درس نظام مکمل کیا. مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد اوان کہتے ہیں عوامی اجتماعات میں SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے. ملک احمد اوان کا کہنا تھا کہ جلسوں میں SOPs پر عمل درآمد کا سخت حامی ہوں. سیاسی جماعتوں کے لیے عوامی صحت اور زندگی اہم ترجیح ہے. کورونا سے متعلق عدالتی احکامات کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا اجتماعات میں لوگ زیادہ ہوں گے تو کورونا پھیلنے کا خدشہ ہوگا. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نارووال سپورٹس سٹی کیس کی سماعت ہوئی. نیب راولپنڈی نے گزشتہ روز نون لیگی رہنما احسن اقبال کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا. انچارج جج محمد بشیر نے ریفرنس دائر ہونے کے بعد کیس احتساب عدالت نمبر 3 کے جج اصغر علی کو منتقل کیا. عدالت نے ریفرنس کے تمام ملزمان کو 30 نومبر کو طلب کر کے سماعت ملتوی کر دی. سپریم کورٹ میں رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ ضمانت کیس کی سماعت عدالت نے وکلا کے دلائل سننے کے بعد درخواست 2 ہفتے تک ملتوی کر دی. دیگر ملزمان کی ضمانت منسوخی پر ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے. خورشید شاہ کہتے ہیں چاہتا ہوں میرا کیس اوپن ٹرائل کیا جائے. احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے, حکومتی لوگوں کا احتساب نہیں ہے. حکومتی وزراء 2-3 ماہ میں باہر آ جاتے ہیں. جس نے سونامی کا نعرہ لگایا تھا اب ملک میں مہنگائی کا سونامی. آپ کو بتائیں کہ حویلیاں طیارہ حادثے کی تحقیقات 4 سال بعد مکمل ہوئی ہے. رپورٹ جاری کر دی گئی. حادثہ دسمبر 2016 میں پیش آیا جس میں جنید جمشید سمیت 47 افراد شہید ہوئے. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دوران پرواز انجن خراب ہونے کے باعث ATR طیارے کی رفتار کم ہوئی جبکہ طیارہ پائلٹ نے بھی پرواز سے پہلے انجن میں خرابی کی کوئی نشاندہی نہیں کی تھی. ATR طیارے کی آخری بار مرمت کینیڈا میں ہوئی. اس سے قبل حویلیہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ جنوری 2019 کو جاری کی گئی تھی جس میں تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی کی گئی تھی. قومی ایئر لائن کے طیارے PK 661 نے 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری تھی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے. خبر سب سے پہلے.